हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ शुरू कर रखी है। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 5वां सैम्पल पेपर है। आज भी अपन 25 एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सांसद को प्राप्त वेतन किस शीर्षक में कर योग्य है? जो एमपीज एमएलएज नेताजी हैं उनको भी तो सैलरी मिलती है, वो कहाँ जाती है? याद रखिएगा, वो सैलरी हेड में नहीं जाती, वो जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, आपको लगेगा सर वेतन तो फिर सैलरी हेड में जाना चाहिए। देखिए, एक होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन। सैलरी हेड में तभी इनकम जाती है जब देने वाले और लेने वाले के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन हो। जो लोग नेताजी होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वो सरकारी सेवक या सरकारी नौकर नहीं होते। इसी तरह जैसे पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं वो फर्म के नौकर नहीं होते, वो एक तरह से फर्म को चलाने वाले होते हैं। ठीक है, वो फर्म के एजेंट होते हैं, फर्म के प्रिंसिपल होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स को भी जो सैलरी मिलती है, लेकिन उनको जो सैलरी मिलती है वो पीजीपीपी में जाती है। ठीक है, और नेताजियों को जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है। बाकी किसी को भी जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड में जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मद पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? आपको पता है कि कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी तब होती है जब कैपिटल असेट्स हो, यानी अगर आपका असेट्स हो और वो कैपिटल असेट साबित हो जाए तो फिर कैपिटल गेन होगा। लेकिन स्पेशल बियरर बॉन्ड जो होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो 99 सीरीज़ के होते हैं, या जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है, ये तीनों कैपिटल असेट्स नहीं होते। अतः इन तीनों पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। कौन कौन सी असेट्स कैपिटल असेट्स नहीं है? आपके पास किसी भी तरह का स्टॉक है जिसका आप कारोबार करते हैं तो वो कैपिटल असेट्स नहीं है। अगर आपके पास पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें हैं, घर के सामान हैं, फ्रिज, कूलर, पंखा, एसी, कपड़े, फर्नीचर, वो डोमेस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो कैपिटल असेट्स नहीं होती। अगर रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है ना, लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, उसे आप अच्छे से समझिएगा। अगर एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में तो वो कैपिटल असेट्स नहीं होता। अगर आपके पास स्पेशल बियरर बॉन्ड है 1991 सीरीज़ के तो वो कैपिटल असेट्स नहीं होता। अगर आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो कि 99 स्कीम में इशू हुए थे, या गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 के तहत आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल असेट्स नहीं हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, प्रोफेशन गुडविल, प्रोफेशन से संबंधित जो गुडविल होती है वो भी कैपिटल असेट्स नहीं होती, अतः उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है, बताइए ज़रा। तो डीए जो होता है वो टैक्सेबल होता है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस टैक्सेबल होता है, फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होता है। तो याद रखिएगा, फॉरेन अलाउंस जो मिलते हैं, अगर मैं नियम बताता हूँ, अगर कोई भारत का नागरिक है, वो विदेश में अपनी सेवाएं देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो उसे अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स देती है, जो भत्ते व सुविधाएं उसे देती हैं, वो उसकी सैलरी में नहीं जोड़े जाते क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होते हैं। धारा 10(7) इसके संबंध में है। दोबारा बोल देता हूँ, भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर जाके विदेश में सेवाएं देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाले भत्ते व सुविधाएं कर मुक्त होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स की हाँ, मनोरंजन टैक्स की आप शायद हाँ बोल देंगे, पर नहीं। इनकम टैक्स की नहीं, ए और बी दोनों के नहीं। सैलरी हेड में आपको 3 कटौतियाँ मिलती है। एक तो होती है स्टैट्यूटरी डिडक्शन जो कि 50,000 की होती है, सारे कार्मिकों को 50,000 तक की स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको इसलिए काटा क्योंकि यहाँ पे कर वर्ड था। एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती मिलती है केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसे कभी कभी प्रोफेशनल टैक्स भी कह दिया जाता है। उसका भुगतान करने वाले को कटौती मिलेगी, पेमेंट बेसिस पे मिलती है। हर राज्य में एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं लगता है, कुछ राज्यों में लगता है। तो अगर कार्मिक एम्प्लॉयमेंट टैक्स चुकाता है तो उसे कटौती मिलेगी, इसलिए इसका आंसर ए आएगा। रोजगार कर चुकाने वाले एम्प्लॉय को कटौती मिलेगी सकल वेतन में से। और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए वैकल्पिक या नई कर व्यवस्था के अंतर्गत भारत में निवासी एक व्यक्ति जिसकी आयु 85 वर्ष है उसके लिए कर मुक्त सीमा क्या है? तो जनरली आपको याद होगा 2.5 लाख की लिमिट
सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की लिमिट और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक की लिमिट होती है। अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम का क्वेश्चन होता या क्वेश्चन ने कुछ ना कहा होता तो मैं कहता कि 85 साल का व्यक्ति है उसको 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है उसमें 3 लाख की लिमिट है, चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो 3 लाख की लिमिट है, 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता। इस क्वेश्चन में इन्होंने वैकल्पिक या नई कर व्यवस्था का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही तरह के व्यक्ति लिखे हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या नियम चल रहे थे, थोड़े पुराने नियम भी लिखे हैं, और प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या नियम है वो भी लिखे हुए हैं। कितना टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा, पर याद रखिएगा एज का चक्कर नहीं है, पहले भी चक्कर नहीं था। पहले बस जो बेसिक लिमिट थी वो 2.5 लाख थी, न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ, और अभी न्यू टैक्स रिजीम में लिमिट 3 लाख है। सभी तरह के व्यक्तियों पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 7 लाख, वैसे एक 7 लाख की लिमिट भी आप याद रखिएगा, 7 लाख तक भी इनको रिबेट मिला करती है। ठीक है, ये पीडीएफ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ हमसे मंगाना चाहें तो आप व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं अभी क्वेश्चन। आयकर विभाग डैश डैश के नियंत्रण में कार्य करता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में काम करता है, सीबीडीटी के नियंत्रण में काम करता है, या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नियंत्रण में काम करता है। तो सीबीडीटी है ना, इसे आप याद रख लीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आपका जो आयकर विभाग है वो प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है, सीबीडीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न शीर्षकों की आय का योग। देखिए आपका जो सैलरी हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, कैपिटल गेन हेड होता है, बिजनेस प्रोफेशन वाला हेड होता है, और एक आपका अदर सोर्स हेड होता है। इन पांचों की आप इनकम जोड़ेंगे तो बनेगा जीटीआई, सकल कुल आय। ठीक है, और मैं ऐसे ही बता दूं, जीटीआई में से जब आप डिडक्शन घटाते हैं तो आपकी टीआई आती है। जीटीआई में से डिडक्शन घटाने के बाद आपका टीआई आता है। इसने ये पूछा कि जो विभिन्न शीर्षक हैं, जो आपके पांचों हेड हैं, उनका जोड़ क्या कहलाता है, तो उनका जोड़ कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अगला क्वेश्चन कहता है धारा 23(2)(b) में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, सपोज कीजिए कि आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है जयपुर में और आपकी नौकरी है दिल्ली में। तो दिल्ली में रहने की वजह से ना तो आप उस मकान को सेल्फ ऑक्यूपाई की तरह यूज़ कर पा रहे हैं, और मान लीजिए कि आपने उसे किराए पे भी नहीं दिया। ठीक है, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं रही, वो लेट आउट भी नहीं हुई, वो पूरे वर्ष खाली रह गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी का मूल्य जीरो माना जाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी या एनुअल वैल्यू होगी वो जीरो मानी जाएगी। ठीक है, तो खास करके जॉब की वजह से जब आप एक स्थान की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पाते और ना किराए पे दे पाते हैं, अगर पूरे साल में कुछ समय के लिए भी किराए पे दे दिया तो वो लेट आउट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको प्रॉपर किराएदार भी नहीं मिला या आप किराए पे नहीं देना चाहते, पूरे साल वो खाली ही रह गई, तो ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन की गई है इसमें धारा 23(2)(b) में। तो ऐसी प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू या उससे होने वाली इनकम जीरो मानी जाएगी। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का कितना प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। तो हमें पता है कि एक तो रबर, एक कॉफ़ी और एक टी में आपको याद रखना है 60-40। तो 60% आपकी इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। कभी कभी ये बातों बातों में गैर कृषि आय या बिजनेस आय पूछ लेगा। अगर बिजनेस आय पूछता तो 40% होगा, यानी 40% को नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और 60% को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, चाय के उत्पादन के केस में 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, इसका बी आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह कॉफ़ी में भी जब ज़्यादा क्रियाएं होती है तो 60-40% होता है। कॉफ़ी में जब कम क्रियाएं होती है तो 70-30 माना जाता है। और एक रबर होता है जिसमें 65-35 माना जाता है, ये 75-25 है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अपन इसको। जी हाँ, नीचे से शुरू करते हैं। अगर चाय का बिजनेस है तो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। कॉफ़ी के साथ जब बहुत सारी क्रियाएं, 4 क्रियाएं, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ये चारों क्रियाएं की जाती है तो 60-40% का रूल है। केवल 2 क्रियाएं होती है, ग्रोन एंड क्योर्ड, तो फिर इसमें 75-25 का रूल है। और रबर के खेती में 65 और 35% का सीन है। ठीक है, चलिए। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 2, 3, 4, 5। रेजिडेंस के आधार पे,
ठीक है। जो टैक्सेबिलिटी का आधार होता है वो रेजिडेंस होता है, क्योंकि व्यक्ति या तो होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होता है नॉन रेजिडेंट। तो ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। निवास स्थान के आधार पर करदाता 3 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। टैक्स लगाने से पहले हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होता है। डिटरमाइन करने के बाद क्या होता है, अगर आपने पाया कि व्यक्ति रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये प्रूव हो गया, तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब वो पूरे विश्व में कहीं पे भी कमाए उसको भारत में टैक्स देना होगा। लेकिन अगर व्यक्ति के साथ ये साबित हुआ कि ये वो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, NOR कैटेगरी का है, तो फिर कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? वो इनकम जो इंडिया में अक्रू हो या इंडिया में रिसीव हो, या वो इनकम जिसका कनेक्शन भारत के साथ हो। ऐसी इनकम अर्नड थ्रू द बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, यानी एक ऐसी इंडिया इनकम जिसका इंडिया से या तो पेशे की स्थापना भारत में हुई हो या वो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया हो। और नॉन रेजिडेंट की दशा में केवल वो इनकम टैक्सेबल होती है जो या तो अक्रूड इन इंडिया हो या रिसीव्ड इन इंडिया हो या बोथ इंडिया हो। और अगर कोई इनकम अक्रूड आउटसाइड है, रिसीव्ड आउटसाइड है, कंट्रोल आउटसाइड है, फिर वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो सबसे पहले आपको चेक करना होता है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा MCQ का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस MCQ क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड MCQ मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 MCQ का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है कर मुक्त या कर योग्य या कर के उद्देश्य से कुल आय में जोड़ी जाने वाली आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो MPs होते हैं उन MPs को अगर डेली अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो MLAs, MLCs और MPs को जो दैनिक भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, आपको याद रखना है। चलिए और एक बार देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है एजुकेशनल स्कॉलरशिप। तो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे गवर्नमेंट से मिले या किसी और संस्था से मिले, और पूरा पैसा खर्च नहीं भी होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ये बात धारा 10(16) में लिखी गई है और धारा 10(17) में लिखा गया है कि MPs, MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLCs मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको ये जो भत्ते मिलते हैं। तो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या कमेटी के सदस्यों को जो दैनिक भत्ते मिलते हैं वो संपूर्ण राशि एग्जेम्प्ट होती है। MPs को जितने भी प्राप्त अन्य सभी भत्ते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जो प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है वो भी पूर्ण रूपेण कर मुक्त होगा। तो ये सारा याद रखना है, ये सब एग्जेम्प्ट है। इन लोगों को जो सैलरी मिलती है, MPs, MLA, MLCs को जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है, वो आज ही हमने देखा। और इनको जो भत्ते मिलते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं और इनको मोस्टली भत्ते ही मिलते हैं, ऊपर की कमाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। चलिए, इसके बाद है भारत में निवासी के लिए क्या कर योग्य नहीं है। वैसे तो अभी हमने बात की, जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, मतलब वो इंडिया में कमाए चाहे बाहर कमाए सब टैक्सेबल होता है। तो भारत में प्राप्त आय टैक्सेबल, भारत में उपार्जित आय टैक्सेबल, फॉरेन इनकम टैक्सेबल, लेकिन भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई, ऐसी पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ऐसी इनकम जो हमने विदेशों में कमाई थी तब इस पर टैक्स नहीं लगाया था, अब उस पैसे को अगर आप अपने इंडिया में लाएंगे तो भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि इसका रीज़न बोला जाता है कि चूंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, ये प्रीवियस ईयर से पहले की इनकम है। तो जब ऐसी भूतकाल में कमाई गई इनकम को जब इंडिया में लाया जाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आपको ये याद करना है, D इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम करमुक्त राशि है। तो हमें पता है कि जो लोग सर्विस में होते हैं उनको छुट्टियां मिलती है, अगर वो छुट्टियां नहीं लेते हैं तो उसके बदले में उनको कैश मिलता है। तो देखिए, अगर आप जब जॉब में हैं, जॉब में रहते रहते अगर आपने छुट्टियों को कैश करवाया तो वो तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर रिटायरमेंट के समय छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, आपको 3 लाख याद रखना है। ये भी याद रखना है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उनको जो राशि मिलती है उसमें से 3 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख इसकी लिमिट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी मेड। देखिए, अगर आपको 80D धारा 80D का बेनिफिट लेना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको कैश के अलावा किसी भी तरीके से चुकाना होगा। वो कोई सा भी तरीका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग, चेक, DD, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कैश में भुगतान करना चाहिए, नहीं, ये आंसर सही है। बाय एनी मोड अदर देन कैश। किसी किसी को लगा सर ये वाला तरीका सही नहीं है क्या, अकाउंट पे ही चेक देवें या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट दें, ये तो चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा या ब्रॉडर टर्म है एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई सा भी तरीका। तो इसका आंसर आपको B याद रखना है। वेल, द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डोनेटेड इन कैश फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। वेल, अगर आप दान देते हो तो आपको 80G का बेनिफिट मिलेगा। 2000 तक का दान आप कैश में दे सकते हो, 2000 से बड़ा दान आपको चेक से देना पड़ेगा अगर आप 80G का बेनिफिट लेना चाहते हो। वैसे ही आप दान पुण्य खूब करना चाहें तो कीजिए, लेकिन अगर 80G का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर 2000 से बड़े दान आपको कैश में नहीं करने चाहिए, चेक या DD या ऑनलाइन तरीकों से करना चाहिए। 2000 तक का दान हालांकि आप कैश में करके 80G का बेनिफिट ले सकते हो, ये एक बार याद कर लीजिएगा। सारे SSC चाहे इंडिविजुअल है, HUF है, कंपनी है, फर्म है, उन सबको 80G का फ़ायदा मिल सकता है। इसमें अमाउंट की कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना दान देना चाहें दे सकते हैं। इसके लिए कुछ विशिष्ट कोष और संस्थाएं हैं जिनको आप दान दे सकते हो। 2000 तक का दान आप कैश में भी दे सकते हो। आपको प्रॉपर पेमेंट का प्रूफ अपने पास रखना होगा। और इसमें कुछ दान तो ऐसे होते हैं जिसमें 100% कटौती मिलती है, कुछ दान ऐसे होते हैं जिसमें 50% कटौती मिलती है। 50% कटौती का मतलब ये है कि आप 10,000 का दान देंगे तो आपको डिडक्शन 5,000 का मिलेगा। तो वो बांट रखा है। 100% वाली संस्थाएं अलग है, 50% वाली संस्थाएं अलग है। उसमें भी दो तरह के हैं, एक जिसमें कोई लिमिट नहीं होती और एक होता है जिसमें लिमिट होती है। इसी तरह 50% में भी विदाउट लिमिट वाले डोनेशन है जिसमें आपकी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं देखी जाएगी, और एक लिमिट वाली डोनेशन है जिसमें आपकी क्वालिफाइंग लिमिट देखी जाएगी। क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। वो जब हम 80G पे डिटेल में बात करेंगे तब और देख लेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम एटसेट्रा। वेल, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है कैजुअल इनकम के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को कैजुअल इनकम हो तो क्या होगा। पहली बात तो है कि अगर आपको कैजुअल इनकम हुई, आपने जैसे हॉर्स रेस में दांव लगाया, आप जीत गए, तो पहली बात तो उसमें से आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिल सकती। जो 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन होते हैं, जिनको चैप्टर 6A के डिडक्शन बोलते हैं, वो आपको नहीं मिल सकते, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी अदर इनकम कम है, जैसे मैंने आपको बताया कि 60,000 रुपये सपोज कीजिए आपने हॉर्स रेस में जीता और आपकी 2 लाख रुपए की अदर इनकम है, तो वैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख रुपए तक की। तो इसमें से 50,000 रुपये शिफ्ट हो जाता है इधर और 50,000 इधर से कम हो जाता। जब 50,000 रुपये इधर हम शिफ्ट कर पाते हैं और बाकी हम ये कह पाते हैं कि बाकी इनकम यहाँ 10,000 रुपये बची, तो इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक अपनी इनकम को एग्जॉस्ट कर पाना, यूज़ कर पाना, या बुनियादी छूट सीमा का उपयोग कर पाना। लेकिन आप कैजुअल इनकम के साथ ये भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास LTCG की इनकम है, LTCG है या स्पेशल STCG है, तो उसको आप अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, यानी वहाँ पे आप इनकम की शिफ्टिंग कर सकते हो और अपना टैक्स बचा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कैजुअल इनकम है और बेसिक एग्जेम्पशन में अगर आपका गुंजाइश है, तो भी आप अपनी कैजुअल इनकम की शिफ्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कैजुअल इनकम में से, यानी इसको यूँ बोलते हैं सरल शब्दों में कि कैजुअल इनकम में आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। 3 बातें बोलता हूँ। कैजुअल इनकम में से आप कैजुअल लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते,
पहली बात। कैजुअल इनकम में से आप 80C से लेके 80U तक का बेनिफिट नहीं ले सकते, दूसरी बात। तीसरी बात है कैजुअल इनकम में से आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जॉशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप पढ़ेंगे तो ए इसका आंसर आएगा। ना तो बुनियादी छूट सीमा का उपयोग कर सकते हैं, ना आपको चैप्टर 6A की कटौती की अनुमति है। इसका आंसर ए रहेगा। आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है मिस्टर कश्यप हैज़ अक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 10 अक्टूबर 2023 फॉर ₹15 लाख। एक मिस्टर कश्यप होते हैं, उन्होंने अपने दोस्त से 15 लाख में एक बिल्डिंग खरीदी, जबकि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15,70,000 थी। अगर मैं मोटे तौर पर नियम बताऊं तो ये नियम यूं जाना चाहता है कि जो चीज़ 15,70,000 रुपये की होनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सर्किल रेट, गवर्नमेंट रेट 15,70,000 है, वो बिल्डिंग आपको 15 लाख में मिल गई। एक तरह से आपको 70,000 का फ़ायदा हो गया, किसको? बायर को। तो ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी। प्राइमा फेसी ये बात सच है, लेकिन इसमें एक 10% का नियम है कि आपका जैसे परचेज कंसिडरेशन है वो है 15 लाख। 15 लाख का 10% होता है 1.5 लाख रुपए। कि आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10% को एक्सीड करना चाहिए। इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस मात्र 70,000 है और डिफरेंस कहें 10% से कम है, तो इस केस में बायर के लिए कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। इस क्वेश्चन में आंसर सी रहेगा, बायर के लिए कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। अब मैं अगर आपको बताऊं, बाय द वे जो प्रॉपर्टी होती है ना, मैं अब दूसरी बात कर रहा हूँ, बाय द वे इस प्रॉपर्टी का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 17 लाख रुपए होता, और तब मेरी टोन नहीं होती कि 17 लाख की चीज़ आपको 15 लाख में मिल गई, ठीक है, तो आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। तब आपको 2 लाख का बेनिफिट हुआ, और 15 लाख का 10% कितना होता है? 1.5 लाख। यानी आपको जो बेनिफिट हुआ वो 10% को एक्सीड करता है। अगर आपको मिलने होने वाला बेनिफिट 10% को एक्सीड करता है तो फिर वो बेनिफिट टैक्सेबल होगा। उस केस में ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, यानी बायर को जितना सस्ता मिला उतना टैक्सेबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो बेनिफिट है वो कंसीडरेशन के 10% को एक्सीड करना चाहिए। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें वो एक्सीड नहीं कर रहा है, अतः टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद है राहुल को 60,000 का गिफ्ट मिला है अपने दोस्त से बर्थडे के मौके पे। बर्थडे के मौके पे है, शादी का मौका होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता, बर्थडे का मौका है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं होता कि 50,000 तक छोड़ दो बाकी हिस्सा टैक्सेबल कर दो, नहीं, पूरा का पूरा 60,000 रुपये जिसको गिफ्ट मिला है सेक्शन 56 में पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट रिसीव डायरेक्टली इंडिया। ऐसी इनकम जो भारत के बाहर अक्रू होती है लेकिन डायरेक्ट वो पैसा रिसीव होता है इंडिया में, तो वो सबके लिए टैक्सेबल है। सबके का मतलब क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल है। तो ऐसी इनकम जो अक्रू भले आउटसाइड हो लेकिन रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया हो। अब डायरेक्टली का भी इंपॉर्टेंस है। अगर उसे पहले विदेश में प्राप्त कर लिया जाता और फिर भारत में भेजा जाता तो वो एक अलग कहानी होती, लेकिन अगर किसी इनकम को डायरेक्ट भारत में प्राप्त किया जाता है तो फिर वो टैक्सेबल होगी इन ऑल काइंड ऑफ असेसीज। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, आप सारे वीडियोस देखिएगा, पुराने वीडियोस भी देखिएगा। ये नियम हर दिन आ रहे हैं और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि 25 में से 20-22 नए क्वेश्चनों और 2-3 पुराने क्वेश्चनों का ही एक्सटेंशन मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मैं हर बार कह चुका, पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे वहाँ नहीं मिल पाती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। इसके बाद द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी फॉर एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज़। वेल, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनको प्राप्त होने वाली ग्रेचुटी राशि एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लागू होता हो सकता है लागू नहीं होता हो, लेकिन दोनों ही दशाओं में 20 लाख की मौद्रिक सीमा है। 20 लाख रुपए तक राशि कर मुक्त होती है। एक बार आप वैसे ग्रेचुटी के तीनों कर मुक्ति के नियम आप देख के जानिएगा। अगर आप कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से कवर होते हैं तो कर मुक्त राशि या तो प्राप्त राशि होगी या 20 लाख रुपए होगी, या एक नियम होता है 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और अगर आप ग्रेचुटी एक्ट से कवर नहीं होते तो भी दो नियम तो वही हैं, ग्रेचुटी रिसीव्ड या 20 लाख रुपए, लेकिन उस केस में 15/26 की जगह 1/2 हो जाता है, LDS की जगह एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ हो जाता है, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
में बिल्कुल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस देखते हैं, मतलब उसमें फिर फ्रैक्शन पार्ट को नहीं देखा जाता है। इसमें तो फिर 6 महीने से ज़्यादा होने को वर्ष मान लिया जाता है, लेकिन इसमें तो फिर फ्रैक्शन पार्ट को इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो वो एक एक्स्ट्रा बात हो गई कि ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि कैसे निकालेंगे, वो हो गया। ठीक है, आखिरी के 4-5 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, देखिएगा। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू वुड बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम इफ सच लैंड इज सिचुएटेड इन। कृषि भूमि के आसपास स्थित कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय माना जाएगा यदि ऐसी भूमि डैश डैश में स्थित है। देखो इस क्वेश्चन को, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए पहले आप समझो कि भूमि दो तरह की होती है। या तो होती है वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गांव में कृषि भूमि, या होती है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। पहले सबसे पहले आप तसल्ली समझो। अब आप देखो, ये पहले एक सर्किल बनाया मैंने, यहाँ लिखा मैंने 10,000। ये क्या है? 10,000 की आबादी। 10,000 की आबादी में अगर कोई ज़मीन है तो वो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। मैं अब आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के नियम बता रहा हूँ। 10,000 की आबादी वाली जगह पे अगर कोई भूमि है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर इसके आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में, अब यहाँ पे मैंने आबादी लिखी है 1 लाख, ठीक है। 2 किलोमीटर के दायरे में अगर आबादी 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक की आबादी है, तो वहाँ पे उस 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ज़मीन है तो उसे भी माना जाएगा एग्रीकल्चर लैंड। इसके बाद मैंने दायरे को और बढ़ाया। अब के बाद मैंने यहाँ लिखा 10 लाख। 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, 10 लाख तक की आबादी है, और वो 6 किलोमीटर के दायरे में है। 6 किलोमीटर नगर पालिका क्षेत्र से 6 किलोमीटर के दायरे में है, आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच है, तो वहाँ पे जो ज़मीन है उसे भी माना जाएगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी में अगर ज़मीन है और वो 8 किलोमीटर के दायरे में आती है तो वो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब एक बार आपने स्थापित कर दिया कि कोई लैंड एग्रीकल्चर अर्बन लैंड है, आपने एक बार स्थापित कर दिया, तो उसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और उस पर जो आय होगी उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। मैं वापस बोलता हूँ, अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसे साबित कर दिया तो उसे कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, यानी उस पर बाद में कैपिटल गेन होगा, और उस पर होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अब दूसरी बात, अगर लैंड एग्रीकल्चर अर्बन लैंड नहीं है और ये साबित हो गया कि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रामीण कृषि भूमि है, तो फिर उसे कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, उस पर कैपिटल गेन नहीं होगा। लेकिन उस केस में जो ज़मीन पे लाभ होगा, उस ज़मीन से कृषि कार्यों से अगर कोई इनकम होगी तो उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो अब पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहले मैं आपको बी बताता हूँ। बी में क्या लिखा है? 1.5 किलोमीटर की दूरी है और 12,000 की आबादी है, तो आ गया 10,000 से 1 लाख के बीच में आ गया, 12,000 की आबादी आ गई तो इसके बीच में आ गई। तो ये वाली जो लैंड है वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। आप सी को पढ़िए। 2 किलोमीटर की दूरी है, 11,000 आबादी है, वापस वही नियम हो गया, 10,000 से 1 लाख के बीच की आबादी आ गई तो ये आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। डी को पढ़िएगा। 8 किलोमीटर की दूरी है और 10 लाख से ज़्यादा आबादी है तो ये आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। ये तीनों में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। आप इसको पढ़ेंगे, इसको पाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो ये आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। और जब ये साबित हो जाएगा तो फिर ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, इस पे कैपिटल गेन नहीं होगा, लेकिन इस पे जो आय होगी उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इसलिए इस केस में ए आंसर होगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन था, आप कम से कम 2 बार 3 बार क्लिप सुनिएगा तब आपको शायद समझ आ जाएगा। ए इसका आंसर है। एक बार ये कृषि भूमि होने या ना होने के क्या नियम होते हैं, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के नियम, वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। PDF आप मंगा सकते हैं। अनिरुद्ध दिल्ली में रहते हैं, उनकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये महीना है, DA उनका 6,000 रुपये महीना है, उसमें से 60% मूल वेतन का हिस्सा है। 5,000 रुपये उनको HRA मिलता है, उनको टर्नओवर पे 1% कमीशन भी मिलता है। अनिरुद्ध 5500 रुपये महीने का किराया देता है। उसने 12 लाख का कारोबार किया है। धारा 10(13) के तहत मकान किराया भत्ते में छूट की राशि, ये क्वेश्चन है HRA का, ठीक है। HRA मिलता कितना है, तो इसको 5,500 रुपये मिलता है, यानी 12 महीने में इसको 66,000 रुपये मिलता है। अब बात यह है कि 66,000 मिलता है, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट के लिए 3 नियम हैं। एक तो आपको रिसीव्ड राशि देखनी होती है, एक आपको सैलरी का, चूंकि दिल्ली में है तो सैलरी का 50% देखना होगा,
और एक आपको ये देखना होगा कि क्या जो रेंट पेड की राशि है वो 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा है। तो आपको ये ए में रिसीव्ड HRA, बी में सैलरी का 50% और तीसरे में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी देखना होगा। इनमें से जो छोटी राशि होगी वो एग्जेम्प्ट होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको सैलरी समझनी होगी। अब यहाँ पे सैलरी के मीनिंग के अंदर आपको बेसिक लेना है, डीए लेना है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, डीए का उतना पार्ट आपको लेना है जो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा अगर आपको सेलिंग कमीशन मिलता है तो वो लेना है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने अगली स्लाइड में कर रखी है, तब आपको आराम से समझ में आएगा। पहली बात तो आप HRA का नियम समझ लीजिए। धारा 10(13)A के तहत कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, या तो जितना रिसीव हुआ वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या फिर आपने जो रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी को हटाइए, या फिर सैलरी का 50% लीजिए अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, या सैलरी का 40% लीजिए अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। इस क्वेश्चन में आप दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में रहते हैं। एग्जेम्प्टेड HRA के लिए सबसे पहले आपको सैलरी की कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे आपकी बेसिक तनख्वाह है 10,000 रुपये महीना, तो 1,20,000 हो गया। आपका DA जो है वो ले लो 6,000 रुपये महीना, उसका केवल आपको 60% पार्ट लेना है जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जो सेवा शर्तों के अधीन है उसी को लेना है, और इसके अलावा सेलिंग कमीशन जो आपने अर्न किया वो लेना है। इससे आपकी सैलरी आ गई 1,75,200। 1,75,200 रुपये का 10% होता है 17,520 रुपये। 17,520 रुपये अगर आप रेंट देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप जो रेंट पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। आप करीबन 66,000 रुपये रेंट पे कर रहे हैं। तो 66,000 और 17,520 का आप गैप निकाल लीजिएगा। वो जो गैप आएगा वो आएगा 48,480 रुपये। ठीक है, तो आपका रिसीव्ड HRA हो गया 60,000 रुपया, आपका ये वाला अमाउंट हो गया 48,480 रुपया, और सैलरी का 50% निकाले तो वो 87,600 हो गया। इन तीनों में से जो छोटी राशि है उसकी आपको अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी वो अमाउंट एग्जेम्प्ट पूछता है तो ये आंसर हो गया। अगर वो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट पूछता तो ये था आपका HRA रिसीव्ड, और ये अमाउंट हो गया आपका उसमें से HRA एग्जेम्प्ट, तो बाकी फिर ये अमाउंट हो जाएगा आपका HRA टैक्सेबल। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा, वो इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है देयर इज अ डिसीजन टू इंक्रीज इन द DA इन द मार्च 23 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 21 एंड द इंक्रीज DA इज रिसीव्ड इन अप्रैल 23। तो ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है या बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। बात यह है कि आपके बॉस ने या आपकी कंपनी ने खुश होकर आपका DA बढ़ा दिया, और ये डिसीजन हुआ है मार्च 23 में, यानी जब डिसीजन हुआ तब चल रहा था 22-23, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, तब प्रीवियस ईयर 22-23 चल रहा था। लेकिन जो आपको DA की रकम रिसीव हुई है वो अप्रैल 23 में रिसीव हुई है, यानी आपको जो DA रिसीव हुआ है वो 23-24 में रिसीव हुआ है। और वैसे जो DA है वो DA 21-22, 22-23 इन वर्षों का है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि DA टैक्सेबल कब होता है, कब होगा, जिन वर्षों के लिए है उन वर्षों में टैक्सेबल होगा, या DA की जब घोषणा हुई उसमें टैक्सेबल होगा, या DA जब रिसीव हुआ तो टैक्सेबल होगा। तो DA की जब घोषणा हुई वो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी माना जाएगा। इस क्वेश्चन में मार्च 23 में DA की घोषणा हो गई है, तो प्रीवियस ईयर 22-23 में वो टैक्सेबल होगा। रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज़ अर्लियर, रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज़ अर्लियर, ये नियम होता है सैलरी के केस में। तो ये ड्यू हो चुका है तो बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, टफ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि RFA के नियम अभी अभी चेंज हुए हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन पहले 2001 की जनगणना के हिसाब से चलता था, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है, और इसमें नए नियम 5%, 7.5% और 10% के नियम हैं। पहले अलग नियम थे, पहले 7.5%, 10% और 15% के नियम थे, लेकिन अब जो नए नियम आए हैं वो 5, 7.5 और 10% है। तो राजेश है उसको 23-24 प्रीवियस ईयर में मकान मिला हुआ है अपने बॉस से, कंपनी का नाम XY प्राइवेट लिमिटेड है। दिल्ली में मकान मिला हुआ है, दिल्ली की आबादी बहुत तगड़ी है, 168 लाख है आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार। हमें 40 लाख से ज़्यादा की आबादी चाहिए। अगर 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है, 40 लाख से ज़्यादा की आबादी है तो रेंट फ्री एकोमोडेशन का मूल्य माना जाएगा 10% ऑफ द सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी, इनको आप थोड़ा सही कीजिएगा, 20, 15, 10, 7.5%। तो इसका आंसर C रहने वाला है 10% ऑफ सैलरी। पुराने नियमों से हिसाब से आप देखेंगे तो शायद आप 15% ऑफ सैलरी कर देंगे,
पर अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। मैं आपको इसके बारे में नियम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंतर्गत CBDT, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि CBDT के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर भी ये सब होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, पहले जो होते थे, पहले 15, 10 और 7.5 का रूल था, अब 10, 7.5% और 5% के रूल हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 2001 की जनगणना देखी जाती थी, इसमें 2011 की जनगणना देखी जाती है। ये नियम 18 अगस्त 2023 को आया है। नोटिफिकेशन नंबर 65वां, 2023 का 65वां नोटिफिकेशन आया है, मतलब जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो चुका था तो ये नोटिफिकेशन आया, लेकिन अगस्त आते आते आ चुका था और उसमें लिखा हुआ था कि ये नियम प्रीवियस ईयर 23-24 या जब से भी दिया जाएगा, दोनों में से जो भी बाद में हो उस आधार पे लागू होगा। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। 10% ऑफ सैलरी, 7.5% एंड 5% ऑफ सैलरी 40 लाख से ज़्यादा हो तो, 2011 की जनगणना के आधार पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नया रूल है, याद रखिएगा। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मनन है। मनन को फरवरी 2019 से मकान तो मिला हुआ है ही है, साथ ही साथ 70,000 का फर्नीचर भी उसके बॉस ने दिया है, यानी इसको बोलते हैं सुसज्जित मकान, फर्निश्ड हाउस की फैसिलिटी उसको दी गई है। और फर्नीचर के किराए के लिए उनके नियोक्ता द्वारा 5,000 का किराया चुकाया जाता है। तो अब दो ही बातें हैं, देखिए, यूँ समझिए कि आप एम्प्लॉई हैं, आपको मकान मिला हुआ है, वो तो ठीक है, साथ ही साथ फर्नीचर मिला हुआ है, तो जनरली हम उसकी जो कॉस्ट है उसका 10% लेते हैं। अगर ये फर्नीचर जो है वो बॉस का होता, एम्प्लॉयर का होता, तो हम उसकी कॉस्ट का 10% लेते। 70,000 का फर्नीचर, टीवी, सोफ़ा सेट वगैरह है, तो हम 7,000 रुपये उसमें से लेते। लेकिन अगर ये जो चीज़ें हैं, इनको अपन एसेसरी बोल लो या इक्विपमेंट बोल लो, तो ये जो होम फर्निशिंग की चीज़ें हैं, अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दी है और उसके लिए वो किराया दे रहे हैं, तो फिर रेंट पेड बाय हिम देखा जाएगा। तो इस केस में हमारे फर्नीचर के किराए के लिए वो 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो 5,000 को कंसिडर किया जाएगा। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा कि जब आप मकान का वैल्यूएशन करेंगे तो मकान के मूल्य में आप कितना जोड़ेंगे, 7 या 5? तो अपन 5,000 रुपये जोड़ेंगे। अगर ये फर्नीचर वगैरह एम्प्लॉयर का होता तो हम 10% ऑफ द कॉस्ट वैल्यू देखते, फिर तो 7,000 लेते, लेकिन अभी हम 5,000 रुपये लेंगे, ठीक है। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े टफ थे, खास करके आखिरी के 4-5 क्वेश्चन तो काफ़ी टफ थे, बट मेरा मकसद ये है कि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन बताऊं, हर तरह के अप्रोच दूं। कुछ सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते हैं, और मेन मकसद यही है कि इन क्वेश्चनों के इर्द गिर्द जो भी नोट्स हैं वो आप तैयार करके जाएं। चलिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। PDF चाहिए तो व्हाट्सएप करके मंगा लीजिएगा। चलिए, ठीक।